रोहिणी के दोस्तों ने सामने रोड पर खड़े एसपी की तरफ इशारा करके कहा, एसपी को प्रपोज करो, जो उस वक्त अपने सलाहकारों के साथ खड़ा था। रोहिणी मरे मरे कदमों से जाकर बोली, सुबह कहा था आपसे जल्दी आना, लेकिन आप तो यहाँ खड़े गप्पे मार रहे हैं। पत्नी की कोई फिक्र नहीं। रोहिणी नाटक करती नाराजगी से बोली। सब सलाहकार हैरान थे। एसपी का चेहरा सबसे ज्यादा लाल हुआ। शाम को घर आइएगा, फिर बात होगी। वो नाराजगी से वापस मुड़ी थी और एसपी आर्यन रघुवंशी की आंखें हैरत से फटी रह गई थी। तुम्हें प्रपोज करने का कहा था, डेर पूरा नहीं हुआ। उसकी दोस्त मुंह बनाकर बोली। पुलिस वाले को प्रपोज करती तो जान से जाती। रोहिणी ने मुंह बनाकर कहा तो उसकी दोस्त हंसने लगी। रात वो सोई हुई थी जब कोई उसे अपने पास लेकर बोला, जान अभी तक नाराज हो अपने एसपी से। इस आवाज पर रोहिणी धक से रह गई, क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। रोहिणी फौरन उससे दूर हुई थी। ये क्या बदतमीजी है, आप कमरे में कैसे आए? वो बेड से दूर हुई तो उसका दुपट्टा भी बेड पर ही पड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उस आदमी के करीब जाकर दुपट्टा ही उठा लेती। उसने जल्दी से लाइट ऑन कर दी थी। आर्यन रघुवंशी बेड से उठा था। वो उसे गुस्से में घूर रही थी। आर्यन ने दुपट्टा बेड से उठाकर उसकी तरफ फेंका और रोहिणी ने जल्दी से दुपट्टा अच्छी तरह लपेट लिया। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैंने पूछा, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे, तुम मुझसे नाराज थी, मैं तो तुम्हें मनाने आया हूँ। तुम ही तो कह रही थी शाम को घर पर आ बात होगी। मैं तो तुम्हारा इंतजार ही करता रहा, मगर तुम घर आए ही नहीं। फिर मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। वो आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से बोला था, देखिए मिस्टर, वो मेरे दोस्तों ने मुझे डेर दिया था और आप इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते। वो सब मैंने डियर पूरा करने के लिए किया है। आप तो सीरियस ही हो गए हैं। भाई मुझे नहीं पता ट्रूथ डेयर का। मैं तो सीरियस हूँ। तुमने मुझे कहा पत्नी की फिक्र नहीं, मैं पत्नी की फिक्र के लिए यहाँ आ गया हूँ। अब तो मेरी बीवी को मेरा ऐसा चलना होगा। और वो हैरत से सर फिरे आदमी को देख रही थी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल पागल तो नहीं हो गई? मुझे लगता है तुम्हें एसपी की बजाय पागल खाने में शिफ्ट हो जाना चाहिए। निकलो अभी इसी वक्त मेरे घर से। पुलिस वाला होगा तो अपनी जगह। मेरे 5 भाई है, 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। वो तुम्हारी हड्डियों का कचूमर बना देंगे। अच्छा ये बात है, तो जाओ नीचे अपने भाइयों को बुला कर लाओ। तुम्हारे भाई तो नीचे पार्टी की में बिजी है ना। तुम्हारे जतिन भाई के कुछ दोस्त आए हुए हैं, इसीलिए जाओ, अगर बुला सकती हो तो बुला लाओ। वो सोफे पर बैठा ढिठाई से बोला था और रोहिणी बाहर की तरफ बढ़ रही थी। वो अपने कमरे से निकली थी और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई थी। घर का दाखिले दरवाजा खोलकर वो बाहर हॉल में आ गई थी। हॉल पार करके वो बैठक की तरफ आई थी। ये भी उनके ही घर का हिस्सा था और ये रोहिणी के भाइयों ने अपने लिए खास तौर पर बनवाया था। जब उनके दोस्त आते थे तो वो पार्टी यहीं पर करते थे। वो गुस्से में हॉल की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसके भैया की नजर उस पर पड़ी तो वो बाहर आए थे। अरे रोहिणी क्या हुआ? वो भैया, मेरे कमरे में कोई है। और जतिन को हैरत हुई थी। क्या? यहाँ क्या कर रही हो? कौन है कमरे में? जतिन के पीछे उसके बाकी भाई भी आवाज सुनकर बाहर निकले थे और दूसरी तरफ फोन सुनकर उसका दोस्त भी कॉल बंद करता वापस आया था। जतिन, सब ठीक है? अगर चोर वगैरह आए हैं तो मुझे बताओ। आज तो पुलिस चोरों की वारदात से पहले पहुंच चुकी है। और उसे वहां खड़ा देखकर उसे हैरत हुई थी। भैया, ये कौन है? अरे, ये मेरा दोस्त है, एसपी आर्यन रघुवंशी। और रोहिणी ने अपने भैया से उस दोस्त का आज से पहले सिर्फ नाम सुना था। उसकी ये पहली मुलाकात थी। जतिन, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो, चलो आओ चोर को पकड़ते हैं। आर्यन जानबूझकर रोहिणी को छेड़ते हुए बोला था। वो सब रोहिणी के कमरे की तरफ भागे थे, मगर जब वो कमरे में पहुंचते तो खाली कमरा, सबका मुंह खुला रह गया था। रोहिणी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद आपको गलत फहमी हुई है। जतिन भैया, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था। आप भी तो वहां जाकर बैठ गए हैं। खत्म करें ये पार्टी वार्टी और घर आए, मुझे डर लग रहा है। वो जतिन भैया का हाथ पकड़ते हुए बोली थी। ये बात तो सही है, रात भी काफी हो चुकी है। और आर्यन, तुम अब इस वक्त घर मत जाना, रोहिणी के साथ रुक जाओ। सुबह नाश्ता हमारे साथ करना और फिर इकट्ठे निकल जाएंगे। नहीं जतिन, अब तो बहुत टाइम हो गया है। तुम्हें पता है मुझे अपने घर के अलावा नींद
नहीं आती, चलता हूँ। बस सालों बाद आज हम मिले हैं, अब तो हम मिलते जुलते रहेंगे। अब यहाँ तुम्हारी पोस्टिंग हो ही गई है, तो मैं चाह रहा था तुम यहीं रुको। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास घर है। बल्कि अब तो तुम पाँचों आना मेरे पास, ठीक है? कल शाम को कोई प्लान कर लेते हैं। और फिर वो इन सब से मिलकर चला गया। रोहिणी के भाई भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे और रोहिणी अभी तक परेशानी में अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वो अगर उसके भैया का दोस्त था तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता था। इतना बदतमीज इंसान था, अब वो उसका जीना हराम करने वाला था। ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। वो बड़बड़ाते हुए हाथ पर मुक्का मार गई थी। उसने जल्दी से फोन उठाया था और वीना का नंबर मिलाया था। वीना ने फोन नहीं उठाया था, शायद वो सो रही होगी। मगर उसने भी सब्र नहीं किया था। एक के बाद दो और फिर तीसरी कॉल पर वीना की सोई जागी सी आवाज कान में टकराई थी। आधी रात को कौन मनहूस है? मैं हूँ रोहिणी। मेरी रात को की नींद उड़ गई है, तुम आराम से सो रही हो। अरे तुम्हें क्या मौत पड़ गई है? आधी रात को सुबह यूनिवर्सिटी हमने जाना था ना। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी जो आधी रात को फोन करना पड़ा है? मेरी नींद खराब कर दी। वीना तो गुस्सा हो गई थी। बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। वो आया था। वो कौन? वही एसपी अभी मेरे कमरे में आ गया था। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। और मुझे कितना गुस्सा आ रहा है तुम पर भी और उस पर भी, बता नहीं सकती। और ऊपर से वो जतिन भैया का दोस्त निकला है। आर्यन रघुवंशी नाम है उसका। आज वाली बात अगर उसने भैया को बता दी तो मेरा क्या होगा? अरे नहीं बताएगा। अगर उसने बताना होता तो अब तक बता चुका होता। वो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे तंग कर रहा था और अब करता रहेगा। और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अरे वो तंग करेगा तो हम कौन सा सहेंगे? हम उसे डबल तंग कर लेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, सो जाओ। और अगर उसने भैया को किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो तुम फिक्र नहीं करना। तुम्हें पता नहीं, तुम वीणा मलिक शेरनी की दोस्त हो। छोटे मोटे गीदड़ों से नहीं डरते। वो गीदड़ नहीं है बेटा, वो शेर है। और वो भी बब्बर शेर। तुम जैसी लोमड़ी को तो वो झटके में मसल देगा। रोहिणी अपने दोस्त की बुराई कर रही थी, वो भी उसके मुंह पर। शर्म नहीं आती? उस 2 टके की एसपी के सामने तुम मुझे लोमड़ी कह रही हो? वो बब्बर शेर लग रहा है? अगर इतना ही बब्बर शेर है ना, तो ऐसा करो, उस बब्बर शेर से शादी कर लो। और वीना ने फोन बंद कर दिया था। रोहिणी गुस्से में बड़बड़ाते हुए दोबारा से कॉल मिलाने लगी थी। मगर अब की बार वो दूसरी दोस्त हिना की को कॉल मिला रही थी। मगर हिना ने भी फोन नहीं उठाया था। तो रोहिणी ने भी फोन रख दिया था। उसे भी नींद आ रही थी, वो भी सो गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर जब वो पहुंची तो उसके आने से पहले उसके पांचों भाई पहले से टेबल पर मौजूद थे। उसी का इंतजार हो रहा था। सॉरी भैया, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं, आओ बैठो, नाश्ता करो। रोहिणी, मैंने बस सब गार्ड से और चौकीदार से पूछा है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे आप अच्छी तरह सोच कर बताएं, आपने जिसको देखा था वो कहाँ देखा था? बाहर कहीं गार्डन में या फिर आपके कमरे के अंदर? अरे भैया, ये पागल है, नींद में चलने की आदत है, इसीलिए उसने अपना साया देख लिया होगा और शोर मचा दिया। हम सब जाग रहे थे। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे घर में घुस सके। इसे गलतफहमी हुई है। जतिन जानबूझकर बहन को छेड़ने लगा था। भैया देख लो, ये फिर से मुझे तंग कर रहा है। अच्छा तुम बताओ मुझे, तुमने क्या देखा था? कुछ भी नहीं भैया, शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। मैं बहुत डर गई थी। पिताजी भी तो नहीं आ रहे, कब आएंगे? मेरी बात ही नहीं हो पा रही। अगले हफ्ते उन्होंने आ जाना है। अगले हफ्ते तक तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्द से घर आ जाया करें। भैया, आप घर आ भी जाए ना तो आप लोग पार्टी से ही फ्री नहीं होते। सारी रात आप लोग पार्टी करते हैं। आप लोगों को मेरी फिक्र ही नहीं है। वो बस आर्यन इतने सालों बाद आया था ना, तो उसके साथ बैठे वक्त का पता ही नहीं चला। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। चलो आओ, अब मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊंगी अपनी गाड़ी से। मगर बेटा, आपकी गाड़ी तो सर्विस के लिए मैंने भेजवा दी थी, आज दोपहर तक आ जाएगी। ड्राइवर दोपहर को गाड़ी यूनिवर्सिटी पहुंचा देगा। अभी आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जतिन भैया के साथ वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ी थी।
थोड़ी दूर ही वो आई थी कि रास्ते में आर्यन रघुवंशी खड़ा था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो जतिन की गाड़ी के करीब आया था। अरे जतिन, कहाँ जा रहे हो? मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या तुम फ्री हो? ओह, आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ फैमिली है? चलो ठीक है, जाओ जाओ। वो साथ बैठी रोहिणी को देखकर पीछे हटा था। नहीं, कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ओह, तो फिर तुम आ जाओ, रोहिणी को भी वहीं छोड़ने जा रहा हूँ। आओ, तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। अरे नहीं जतिन, तुम जाओ, मैं कैब से आ जाता हूँ। अरे कहाँ ना बैठो, अब बैठ रहे हो या उठाकर बिठाऊं? जतिन ने उसे डांटा था और आर्यन तो चाहता ही था, जबकि रोहिणी हैरान होकर रह गई थी। खैरियत है आर्यन, तुमने यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? पुलिस वालों का यूनिवर्सिटी से भला क्या काम? यूनिवर्सिटी मुझे केस के सिलसिले में जाना है। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो उसे मैंने सर्विस के लिए दिया है और यहाँ से मैं कैब करवाने वाला था। पिछली सीट पर बैठा वो जतिन को जवाब देने लगा। खैरियत है ना? यूनिवर्सिटी में कौन सा केस आ गया है? हाँ यार, बस खैरियत तो है। अब क्या कहूँ तुम्हें, क्या बताऊं? आजकल के बच्चे पढ़ाई के पीछे क्या कुछ करते हैं, तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें बताऊंगा तो यकीन भी नहीं आएगा। माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और बच्चे बस आवारागर्दी करके आ जाते हैं। और रोहिणी को लगा था जैसे ये बात उसने उसे सुनाने के लिए बोली थी। वो दांत पीसती पहलू बदलकर रह गई थी। हाँ, मिलते हैं बाद में रात को। असल में रोहिणी के सामने उस तरह बात नहीं करना चाह रहा था। जतिन भी समझ गया था। गाड़ी जैसे यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रुकी, रोहिणी फौरन से गाड़ी से उतरकर चली गई थी और आर्यन भी यूनिवर्सिटी के अंदर आया था। रोहिणी तो सीधे अपने दोस्तों के पास चली गई थी। उनकी क्लास शुरू हो चुकी थी, मगर अभी तक प्रोफेसर नहीं आए थे। मुझे लगता है हमेशा की तरह आज भी हमारी क्लास खाली ही जाएगी, एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोला था। चलो क्लास कहीं बाहर चलते हैं, बल्कि कैंटीन चलते हैं। हमने तो नाश्ता भी नहीं किया। चुप करके बैठ जाओ, आज हमारे नए प्रोफेसर आए हैं और उनका आज पहला दिन है। जीआर ने सब स्टूडेंट्स को बिठा दिया था। रोहिणी एसपी को टीचर के रूप में देखकर हैरान रह गई थी, जबकि बाकी स्टूडेंट अपने इतने डैशिंग और हैंडसम टीचर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ, आर्यन रघुवंशी, और आज से आपका गणित का लेक्चर मैं दिया करूंगा। अगर इतना हैंडसम बंदा हमें पढ़ाएगा तो हम पढ़ाई पर फोकस कैसे करेंगे? क्लास की सबसे स्टाइलिश लड़की दिल पर हाथ रखते बड़बड़ाई थी, मगर उसकी बड़बड़ाहट तकरीबन पूरी क्लास ने सुनी थी। आर्यन ने कठोर नजरों से उस लड़की को देखा था, उसके बाद रोहिणी को देखा था, जो सटपटाते हुए इधर उधर देखने लगी थी। अरे ये तो एसपी है ना, तो फिर ये हमें पढ़ाने क्यों आया है? हिना ने रोहिणी के कान में कहा। चुप करो, मुझे क्या पता क्यों आया है। वो तुम्हारी गाड़ी में आया, क्या तुमने इतना नहीं पूछ सकती थी? मुझे क्या पता, मैंने उससे कोई बात नहीं की। हिना को भी उसने डांटा था। गर्ल्स, क्या मसला है आप लोगों के साथ? अगर बातें करनी है तो क्लास से बाहर चले जाओ। आर्यन ने उन तीनों को डांटा था। क्लास जैसा कि आज हमारा पहला दिन है तो आप सब लोग अपना अपना इंट्रो करवाएं। और सब बच्चों ने खड़े होकर अपना अपना इंट्रो दिया। जब रोहिणी की बारी आई तो उसका दिल चाह रहा था वो किताबें उठाकर उसके सर में दे मारे, मगर धैर्य रखते हुए उसने अपना तारुफ करवाया था और बैठ गई थी। तुम्हारे भाई का दोस्त है, लेकिन बड़ा छिछोरा है, जरा शर्म नहीं इसके अंदर। पूरे लेक्चर में वो तुम्हें ही ताड़ता रहा है। मीना ने क्लास खत्म होते ही रोहिणी को बताया था। बकवास बंद करो, वो क्यों मुझे ताड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुम लोग किसी को कुछ मत बताना, ये यहाँ किसी केस के सिलसिले में आया हुआ है। हमारी वजह से उनका केस खराब ना हो जाए। ओहो, उनका? वो दोनों हंसने लगी थी। बकवास बंद करो, हमारी दुश्मनी अपनी जगह, मगर हमें उसका राज मालूम है तो हमारी वजह से उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए, समझे तुम दोनों? वो उन दोनों को घूरते बोल रही थी और वीना और हिना एक दूसरे को शरारत भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अरे हर वक्त उल्टा ही सोचती रहती हो तुम लोग। पूरी यूनिवर्सिटी में हर तरफ नए आने वाले प्रोफेसर के डंके बज रहे थे। हर लड़की ही आर्यन रघुवंशी की तारीफ की माला जप रही थी, जबकि रोहिणी उस सब पर बुरी तरह से चिढ़ रही थी। ना जाने उन सबको उसमें क्या ही नजर आ रहा है। और तो और उसकी अपनी दोनों सहेलियां भी उसकी फैन हो चुकी थी। जिधर देखो हर किसी की जुबान पर आर्यन रघुवंशी का ही नाम था।
छुट्टी के वक्त जब वो तीनों दोस्त गेट की तरफ जा रही थीं, तो रास्ते में उसको उस यूनिवर्सिटी का सबसे खूंखार ग्रुप मिला था। गीता, मोहन और मनोज खड़े थे। रोहिणी को देखकर गीता जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। अरे रोहिणी, बात सुनो जी। रोहिणी अपनी सीनियर गीता को देखकर हैरानी से खड़ी हो गई थी। वो भला उससे क्या बात करने लगी थी? वो एक्चुअली मोहन को तुमसे काम था। वो शरारत से मोहन को देखते बोली थी। वो असल में मेरी कजिन भी आप ही की क्लास में पढ़ती है ना, मगर किसी वजह से वो आ नहीं पा रही। तो क्या आप अपने नोट्स दे सकती हैं? जी जी, क्यों नहीं। गीता ने उसके हाथ से नोट पकड़े थे। मैं जल्दी आपको ये नोट्स वापस कर दूंगा। जी ठीक है। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। वैसे तो बड़ा डॉन बना घूमता है, और भाभी के सामने कैसे भीगा बिल्ला बन जाता है। मनोज ने मोहन को छेड़ना था। यार क्या करूं, हिम्मत ही नहीं होती उससे बात करने की। शर्म तो नहीं आती। मुझे लगता है ये मुश्किल काम मुझे ही करना पड़ेगा। गीता मोहन की हालत देखते हुए बोली थी। हाँ प्लीज तुम ही कर लो, इससे तो नहीं होगा। मोहन ने गीता के आगे हाथ जोड़ लिए थे। कोई जरूरत नहीं, अपना काम मैं खुद करूंगा। और आर्यन, जो उनसे जरा फासले पर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा रहा था, उसने उन सब की बातें बखूबी सुनी थी, और उसकी ना जाने क्यों तन बदन में आग सी लग गई थी। रात को वो जब सोने के लिए लेटी, तो उसका मोबाइल बजा था। हाँ जानम, कैसी हैं आप? और आर्यन की आवाज सुनकर उसे हैरत हुई थी। आपको शर्म नहीं आती? ये बातें कर रहे हैं आप मेरे भैया के दोस्त हैं, और आप मेरे टीचर भी हैं, और आपको बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हारे भैया की दोस्ती अपनी जगह है, और टीचर, वो तो बस एक केस के सिलसिले में मुझे वहां पर तुम लोगों को पढ़ाने का ड्रामा करना पड़ा। और तुम तो मेरी जान हो, और तुम्हारे साथ मेरा बस एक ही रिश्ता है। वो ढिठाई से बोला था। मैं सबको बता दूंगी कि ये टीचर नहीं एसपी है, और यहाँ पर आकर ड्रामा कर रहा है। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी। रोहिणी जिद्दी लहजे में बोल रही थी। चलो ठीक है, सुबह पूरी यूनिवर्सिटी में एक एक बंदे को पकड़ पकड़ कर बताना कि आर्यन रघुवंशी प्रोफेसर नहीं बल्कि एसपी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रोहिणी को गुस्सा आया था। वो इस उसकी किसी धमकी पर डर क्यों नहीं रहा था? खामोश क्यों हो गई? यही सोच रही हूँ ना कि आर्यन किसी से डरता क्यों नहीं। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि ये आर्यन इतना ढीठ क्यों है, और फिर इतने ढीठ बंदे से मेरे भाई ने दोस्ती कैसे कर ली। वो तो बहुत अच्छे हैं। इंसान अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती करता है। मुझे लगता है आपको समझने में भैया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खैर कोई बात नहीं, मैं उनको समझा दूंगी। अगर मैं उनको बता दूं कि उनका दोस्त मुझे कॉल करता है, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे पता है जानू, आप ये नहीं कर सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? रोहिणी को तो आग ही लग गई थी। अब तुम अपने भैया को किस मुंह से बताओगी कि तुमने एसपी को रोड पर खड़े होकर उसके सलाहकारों के सामने उसकी बीवी बनने का ड्रामा किया था? हाँ बोलो। देखो मेरी जान, छोड़ दो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है। बस थोड़ी देर मुझसे बात कर लिया करो। ओ हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले? मैं फोन बंद कर रही हूँ, और अब फोन न करना। अच्छा सुनो सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है रोहिणी। सॉरी। उसने फौरन माफी मांग ली थी। अब आए हो ना लाइन पर। रोहिणी को उसका सॉरी बोलना अच्छा लगा था। मैंने तुम्हें कहा ना कि मोहन और मनोज, उन लड़कों से दूर रहना। वो अच्छे लोग नहीं है। रोहिणी को हैरत हुई थी। वो किस मोहन और मनोज के बारे में बात कर रहा था? कौन सा मनोज और कौन सा मोहन? वही जो गेट पर तुम्हारे पास आकर खड़े थे और तुमसे बातें कर रहे थे। ओह अच्छा, तो आपको उससे मसला आ रहा है। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरे क्लास फेलोज हैं। जब मेरे भैया मुझे रोक टोक नहीं करते, तो आप कौन होते हैं रोक टोक करने वाले? और हाँ, अब तो मैं उनसे बात भी करूंगी और दोस्ती भी करूंगी। देखती हूँ क्या कर लेंगे आप। उसने फोन बंद कर दिया। आया बड़ा मुझ पर रौब झाड़ने वाला। ये कौन होता है? मुझे बताएगा कि मैंने किससे बात करनी है और किससे नहीं। वो बड़बड़ाते हुए फोन रखती सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक हुआ था, और वो डर के मारे उठ गई थी। कहीं वो खड़ूस फिर से ना आ जाए। कौन है? वो डरते हुए बोली थी। मैं हूँ रोहिणी। भैया आप हैं तो आ जाइए, दरवाजा खुला है। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन बात जरूरी थी, इसलिए मैं करने आ गया। सुबह तो पता है ना तुम
लेट उठती हो और फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना होता है। जी भैया बोलो, तुम्हें पता है आज हम आर्यन की तरफ इकट्ठे हुए थे। अभी हम थोड़ी देर पहले ही उसके पास से उठकर आ रहे हैं और उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में किसी बहुत बड़े गैंग को जो गलत चीज फैला रहे हैं और लड़कियों की तस्करी भी कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए वहां पर उनके टीम के 3-4 मेंबर्स तैनात हुए हैं। और तुम्हें पता है कि वो एक एसपी है और अब तुम्हारा टीचर भी है शायद। तो आर्यन ने मुझे खास तौर पर कहा है कि मैं तुम्हें कहूँ कि यूनिवर्सिटी में किसी और को मत बताना, यहाँ तक कि अपने प्रोफेसर को भी नहीं। किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? जतिन बड़े प्यार से उसे समझा रहे थे। जी भैया ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। वैसे भैया आपसे एक बात पूछूं? जी पूछो। मुझे समझ नहीं आती। आपका वो एसपी दोस्त तो इतना अजीब सा है। ये पुलिस वाले तो वैसे ही बड़े करप्ट होते हैं, फिर आपने उनसे दोस्ती कैसे कर ली? जतिन मुस्कुराए थे। वो ऐसा नहीं है। आर्यन बहुत अच्छा इंसान है और वो करप्ट भी नहीं है। वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत पुराना भी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और किसी के बारे में उसे बिना जाने जज नहीं करते रोहिणी। ठीक है भैया। वो उसका गाल थपथपाते हुए गए थे। पता नहीं ये आर्यन रघुवंशी के पास कौन सा जादू है कि उसने सबको अपने काबू में किया हुआ है। मेरी बात ही नहीं समझ रहा कोई। मैंने सोचा था भैया को उसके खिलाफ करके उसका घर आना जाना बंद करवा दूंगी। ऐसा करती हूँ, भैया के मोबाइल से उसको ब्लॉक कर देती हूँ। ये ठीक है। यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के साथ आर्यन की दोस्ती थी और उसकी जोली तबीयत की वजह से तो वो कुछ ही दिनों में सब स्टूडेंट का फेवरेट बन गया था। उस दिन आर्यन उसका प्रेजेंटेशन देना था। प्रेजेंटेशन की अगले दिन उसने सबसे पहले रोहिणी को बुलाया था। आई एम सॉरी सर, मगर मेरी प्रेजेंटेशन अभी तैयार नहीं है। क्यों? आपकी तैयारी क्यों नहीं है? रोहिणी के इनकार पर आर्यन ने उससे पूछा था। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रोहिणी को बुरा लग रहा था उसका इस तरह उसका सवाल जवाब करना और इतने कठोर लहजे में बात करना। भला उसे कब पसंद था? मगर मुझे तो आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। क्या हुआ था आपको? सर जब मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसका मतलब नहीं थी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? देखिए मिसेस, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या ठीक थी मुझे नहीं पता। 3 दिनों से हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसमें क्या मुश्किल है जो आप छोटे बच्चों की तरह एक्सक्यूज दे रही हैं? प्रोफेसर ना होते हुए भी वो प्रोफेसर बन रहा था और उसको सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात पर लग रही थी। चले आए यहाँ पर और प्रेजेंटेशन दें। मैंने पहले दिन से कहा था कि मुझे एक्सक्यूज देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसकी दोस्त जो कल यूनिवर्सिटी के बाद शॉपिंग पर चली गई थी और उसके बाद वो मूवी देखने चली गई थी। रात गए तक वो बाहर फिर रही थी। पढ़ना क्या खाक था? रोहिणी मैंने आपको कहा है आप यहाँ आए और अपनी प्रेजेंटेशन दें। और रोहिणी अब क्या बताती? सर जब मैंने कहा मेरी तैयारी नहीं है तो मैं क्या दूं? ठीक है फिर मेरी क्लास से निकल जाओ। रोहिणी ने हैरत से आर्यन को देखा था। उसने बैग उठाया और उसे घूरते हुए बाहर चली गई थी। सर रोहिणी बहुत बदतमीज है, सबके साथ ऐसे ही बदतमीजी करती है। क्लास की जीआर जो आर्यन की अब आशिक बन चुकी थी, उसने जलती पर तेल डाला। रोहिणी जो दरवाजा पार करने वाली थी, उसने वापस मुड़कर पहले अपनी जीआर को और उसके बाद आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देखा था। जीआर, आप रोहिणी से पहले क्लास से बाहर जाओ। मुझे चुगली करने वाले लोग भी नहीं पसंद। और रोहिणी के जलते दिल पर जैसे ठंडी फुहार पड़ी थी। उसने मुझे क्लास से बाहर निकाला है, अब बताती हूँ इसे। वो सीधी चलती जा रही थी जब सामने उसकी गीता और मोहन के ग्रुप पर नजर पड़ी थी। हाय कैसे हैं आप? वो जानबूझकर उसके पास चली गई थी। वो लोग सामने ग्राउंड में बैठे हुए थे और ग्राउंड का मंजर उसकी क्लास से साफ नजर आ रहा था। वो जानबूझकर उनके पास आई थी। मोहन, आपने मुझे नोट्स नहीं दिए? उसने मोहन को पुकारा था और मोहन के तो जैसे दिल में लड्डू फूटने लगे थे। वो मैं भूल गया, मैं कल आपको पक्का ला दूंगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बैठ सकती हो। वो सबके साथ जुड़कर बैठ गई थी। तभी उसकी क्लास का लेक्चर लेते हुए जब आर्यन ने ऐसे ही क्लास से बाहर झांका तो उसकी नजर उस पर पड़ी थी। पहले तो उससे नजरों का धोखा महसूस हुआ, मगर वो सब सच था।
जैसे तैसे उसने क्लास अटेंड किया और वो सीधा उनके पास आया था। ये यहाँ क्या हो रहा है? वो आकर गुस्से में बोला था। सर, हमारा क्लास फ्री है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी क्लास फ्री है, मगर रोहिणी की क्लास तो फ्री नहीं है ना। सर, मेरा भी क्लास फ्री ही है। उसने जताती हुई नजरों से उसको देखा था। मोहन, क्यों ना हम कैंटीन चले? मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और इस वक्त मुझे भूख लग रही है। ठीक है, आओ चलते हैं। रोहिणी ने मोहन का हाथ पकड़ा था। वो कैंटीन की तरफ जा रहे थे और आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा बदन आग में जल रहा हो, और उसकी जलन रोहिणी ने बखूबी महसूस कर सकी थी। और उसके बाद तो रोज का मामूल बन गया था। रोहिणी हर जगह मोहन के साथ पाई जाती थी। उस दिन आर्यन ने रोहिणी को कॉल की थी। पहली कॉल तो काट दी गई थी, मगर जब वो लगातार कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा था तो उसने फोन अटेंड कर लिया था। क्या मसला है? क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? मैंने तुम्हें कहा था मोहन से दूर रहो। अच्छा लड़का नहीं है वो। अच्छा है या बुरा है? आप कौन होते हैं मुझे टोकने वाले? रोहिणी, मैंने तुम्हें कहा ना तुम मोहन से दूर रहो। मैं मोहन से दूर क्यों रहूं? वैसे भी मोहन ने मुझे प्रपोज किया है और मैं अपने भैया से बात करने वाली हूँ कि वो हम दोनों की मंगनी कर दे। फिर तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। और ये जो आपकी रोक टोक में बर्दाश्त कर रही हूँ ना, ये भैया के दोस्त हो इसीलिए कर रही हूँ, वरना मुझे अपने मामले में टांग कोई अड़ाता हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने फोन काट दिया और आर्यन को पानी सर से गुजरता हुआ लग रहा था। वो फैसला वाले अंदाज में फोन उठाता एक नंबर डायल करने लगा था। एक हफ्ते ऐसे ही गुजर गया था। उसके बाद आर्यन ने उसके किसी मामले में टांग नहीं अड़ाई थी। रोहिणी को यही लग रहा था कि आर्यन उससे डर गया है, मगर उस खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ था वो बिल्कुल अनजान थी। उस दिन रोहिणी जब घर आई तो उसके पिताजी भी आ चुके थे और पांचों भाई भी वहीं पर मौजूद थे। सभी बहुत खुश थे। वो पिताजी से मिलकर बहुत खुश हुई थी। मैं तो बहुत बोर हो गई थी पिताजी। ये भैया लोग तो सारा दिन ऑफिस होते हैं और रात को ये अपनी आवारागर्दी पर निकल जाते हैं। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। अब आप गए हैं ना, अब मैंने आपको कहीं भी नहीं जाने देना। और वैसे भी अब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, आपका अब सारा टाइम मेरा है। वो बाप के गले में बाहें डालती प्यार से बोली थी। तुम्हारे अकेलेपन का हमने इंतजाम कर लिया है रोहिणी, उसका भाई जतिन बोला था। कौन सा इंतजाम? उसने पिताजी को देखा था। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? बकवास कर रहा है। कहीं आप शादी तो नहीं कर रहे हैं? रोहिणी, पहले आपकी शादी होगी। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवियों को तुम बिना वजह तंग करो। और उसने मुंह खोलकर पापा को देखा था। पिताजी देखिए ना, ये क्या कह रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये बकवास कर रहे हैं। मेरी बेटी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बल्कि मेरी रोहिणी की तो अपनी भाभीियों से बहुत दोस्ती होगी। हाँ, तो होगी दोस्ती जब भाभियां होंगी। अब शादी कर लेना आप। रोहिणी, हम भी शादी कर लेंगे, मगर इस वक्त आपकी शादी की बात कर रहे हैं। जतिन ने फिर से उसकी टांग खींची थी। बकवास बंद करो, मुझे नहीं अभी शादी करनी। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। शादी नहीं करनी, लेकिन हम तो रिश्ता पक्का कर सकते हैं ना, उसके पिताजी बोले थे। क्या मतलब है? कहीं आपने रिश्ता पक्का तो नहीं कर दिया? वो रुहासी हुई थी। एक बहुत अच्छे घर से आपके लिए प्रपोजल आया है और हम सब बहुत खुश हैं। जैसा लड़का हम आपके लिए चाहते थे वो बिल्कुल वैसा ही है। उसने पिताजी को हैरत से देखा था। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी बेटी, मैं कब आपकी शादी कर रहा हूँ? अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते और वो मुझे आपके लिए बहुत पसंद है। बाकी आपकी मर्जी। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। ओहो पिताजी, शादी करके चलता करें इसे। आखिर एक ना एक दिन इसकी शादी होनी ही है ना। रोहिणी के पिता ने फिर बात शुरू की थी। रोहिणी बेटा, आपने हमें जवाब नहीं दिया। अगर आप इनकार कर देंगी तो मुझे कोई मसला नहीं है, मगर ये सच है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप उससे मिल लो, बात कर लो। अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, हम इनकार कर देंगे। नहीं पिताजी, आपको जो ठीक लगे कर लीजिए, लेकिन एक बात, मैं शादी अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद करूंगी। तो पिताजी ने हाँ कह दिया। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मेहमान आ चुके थे। रोहिणी, इधर आओ, इनसे मिलो। ये कमला आंटी है और ये उनकी बेटी निशी है। उन दोनों औरतों से मिलकर रोहिणी बहुत खुश हुई थी।
क्योंकि उसको वो दोनों ही औरतें बहुत सुलझी हुई और अच्छी लगी थी। जाते हुए कमला आंटी उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी पहना गई थी और शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी थी। अगले हफ्ते उसकी शादी थी और इतनी जल्दी शादी की तैयारी के लिए उसके हाथ-पाँव फूल गए थे। 10 दिन हो गए थे मगर अभी तक वो शादी का जोड़ा सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से उसने शादी का जोड़ा सिलेक्ट किया था। एक दिन पहले उसके भाइयों ने और उसके दोस्तों ने खूब हल्ला-गुल्ला किया था। बारात आ चुकी थी। रोहिणी को स्टेज पर बिठाया गया था। उसके पाँचों भाई उसके पास आकर बैठे हुए थे। लेकिन स्टेज पर आर्यन रघुवंशी को देख उसकी आंखें फट गई थीं। उसने सर उठाकर इतने सारे लोगों में बैठे हुए आदमी को देखा था। आर्यन ने उसे देखकर आंख मारी थी और उसने फौरन सर झुका लिया था। उसको अब समझ आई थी कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ था और उस वक्त उसके पास कोई चारा ही नहीं था सिवाय स्वीकार करने के और उसने हाँ कह दिया था। शादी के बाद खाना शुरू हो गया था। ये आर्यन का ही प्लान था। उसने ही हमसे कहा था कि हम तुम्हें इस सब के बारे में ना बताएं और मेरे तो पेट में बात टिकती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से अब तक रोकी हुई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पेट में बात नहीं टिकती? अब मेरे सारे राज नाफाज कर देना निशी। चलो जाओ अब। आर्यन ने बहन निशी को वहां से भगाया था। तुमने तो जो करना था कर लिया। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, पूरी जिंदगी याद रखोगी। वो अब धमकियों पर उतर आई थी। एसपी की बीवी हो, ये गुण तुम में होंगे ही। घर आकर उसने अपने भाइयों से भी खूब लड़ाई की थी। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। आप उस खड़ूस से मेरी शादी कर रहे हैं और मैंने भी गौर ही नहीं किया। मैंने आप पर यकीन किया और आपने मेरा यकीन की धज्जियां उड़ा दी। वो रो रही थी। रोहिणी क्या हो गया? आर्यन बहुत अच्छा लड़का है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो क्यों नहीं अच्छा लगता तुम्हें? क्या बुराई है उसमें? बस वैसे ही भैया। वो मेरा टीचर है और यूनिवर्सिटी में मैं क्या लोगों को बताऊंगी। इतनी शर्म आ रही है मुझे। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए वहाँ ड्यूटी पर है। जिस गैंग को वो पकड़ने के लिए वहाँ आया है वो उनके बहुत करीब है। जल्द ही वो वहाँ से चला जाएगा। आर्यन बहुत अच्छा इंसान है रोहिणी। वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। अच्छा ठीक है भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नींद आ रही है। मैं सोना चाहती हूँ। उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा था। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी आई तो मोहन ने उसका रास्ता रोका था। अरे रोहिणी, तुम 3 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? मैं तो बहुत परेशान था। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। मैं फोन कर लेता। हाँ, वो हमारी फैमिली का एक फंक्शन था, इसी वजह से नहीं आ सकी। अच्छा, खैरियत थी? आप क्यों मुझे ढूंढ रहे थे? रोहिणी उससे पूछ रही थी। वो मैंने आपको नोट्स देने थे। तभी गेट के अंदर आर्यन की गाड़ी भी आई थी और रोहिणी को मोहन के करीब देखकर आर्यन गुस्से से भर गया था। रोहिणी, आपकी क्लास है, आप इधर खड़ी हैं? सर, अभी 10 मिनट है मेरी क्लास में। आओ मोहन, हम नाश्ता करने चलते हैं। वो मोहन के हाथ पकड़ती कैंटीन की तरफ लेकर जाने लगी थी। सुबह का वक्त था। कैंटीन में इक्का दुक्का लोग ही थे। वो अभी दोनों जाकर बैठे ही थे कि अचानक से आर्यन ने कॉलर से पकड़कर मोहन को एक तरफ ले गया था। उसने बुरी तरह उसे पीटना शुरू कर दिया था। रोहिणी, आर्यन रघुवंशी की बीवी है और अगर आइंदा तुम इसके करीब आए तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम्हारी तरफ से तो वैसे भी मेरे बड़े हिसाब बाकी हैं। और उसके बाद रोहिणी की तरफ मुड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। रोहिणी का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। वो उसके करीब आया। रोहिणी ने आंखें जोर से मींची थी। वो उसके गाल पर अपना दहकता स्पर्श छोड़ता हुआ दूर हुआ था। आज के बाद मुझे तुम्हारे आस-पास ये नजर आया तो अगली बार इसका हाल इससे बुरा होगा। चलो यहाँ से जाओ, वो चिल्लाया था। रोहिणी फौरन से वहां से भाग गई थी और वो क्लास में जाने की बजाय घर वापस आ गई थी। गलती रोहिणी की थी और अब गुस्सा भी उसी को आ रहा था। कमला आंटी ने फोन करके रोहिणी के पिता से इजाजत ली थी। आज आर्यन रोहिणी को डिनर पर ले जाना चाहता है। उन्होंने खुशी से इजाजत दे दी थी मगर रोहिणी ने साफ इनकार कर दिया था। अच्छा नहीं लगता बेटा, मैंने उनको हाँ कर दिया है। आप चले जाना और इनकार पर उसे डांट भी दिया था। ठीक है पिताजी, मैं चली जाऊंगी। और शाम को जब उसे लेने आया तो आर्यन को अंदाजा नहीं था कि वो आएगी। उसे यकीन था कि वो इनकार कर देगी। थैंक यू, मुझे लगा तुम नहीं आओगी।
मैं अपने पिताजी को इनकार नहीं करती किसी भी बात में। अच्छी बात है, माँ बाप की आज्ञाकारी करनी चाहिए। मैं भी अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी हर बात मानता हूँ। बस ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा था। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहिणी ने हाथ खींचा मगर क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत थी। आई एम सॉरी रोहिणी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर वो कोई अच्छा लड़का नहीं है। आर्यन माफी मांग रहा था। वो अच्छा है या बुरा, आपको उससे क्या? आपको सिर्फ मुझे नीचा दिखाना था तो दिखा लिया। और तुमने भी तो मुझे नीचा दिखाने के लिए उसके साथ नाश्ते पर गई थी रोहिणी। ये तो मुझे भी पता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है और मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई ऐतराज नहीं है, मगर अच्छी दोस्ती लोगों से करना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, तुम उस ग्रुप से दूर रहोगी और मैं उस ग्रुप से अब दूर नहीं रहूंगी। ये मेरा भी आपसे वादा है। मैं देखती हूँ आप क्या करते हैं। उस दिन आर्यन को लगा था जैसे वो रोहिणी के साथ नहीं, किसी रोबोट के साथ आया है। रोहिणी ने उसके साथ बैठकर पेट भरकर खाना खाया था। उसके बाद जब वो बाहर निकली तो उसने कहा कि वो सीधा घर जाना चाहती है और घर छोड़कर आर्यन भी अपने घर चला गया था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक क्लासेस हो रही थी यूनिवर्सिटी में, मगर ना जाने क्यों रोहिणी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक अफरा तफरी मच गई थी। यूनिवर्सिटी में पुलिस की रेड हुई थी और एक बहुत बड़ा गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया था। पूरी यूनिवर्सिटी आज आर्यन रघुवंशी को पहली बार पुलिस की यूनिफॉर्म में देख रही थी। ये ग्रुप कोई छोटा नहीं था। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट उसके साथ जुड़े हुए थे। गीता, मोहन और मनोज हिरासत में आ चुके थे, मगर उनके साथी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया था। पुलिस स्टूडेंट का और अपना बचाव कर रही थी कि अचानक आर्यन ने रोहिणी की चीख सुनी थी। एक पत्थर उसके सर पर लगा था। वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। आर्यन उसकी तरफ भागा था। वो लोग भागने लगे थे। उसके सर से लहू बह रहा था। वो गाड़ी में डालता उसे अस्पताल ले गया था। आधे से ज्यादा लोग भाग गए थे मगर मेन बंदे पकड़ गए थे। रोहिणी को जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया था। उसके हाथ पर ड्रिप अभी हुई थी। उसके भैया वहां पर आ चुके थे। उसे होश में आता देखकर जतिन भैया जल्दी से उसके पास आए थे। रोहिणी, कैसी हो तुम? क्या ठीक हो तुम? कैसी तबीयत है? और वो उठकर बैठने लगी थी। लेटी रहो, तुम्हारे सर पर चोट आई है। रोहिणी के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। भैया, मैं यहाँ कैसे? तुम्हें आर्यन लेकर आया है। अचानक इतनी अफरा तफरी मच गई कि ये सब हो गया। पुलिस के भी कंट्रोल से काम बाहर हो गया था, मगर आभार है अब सब कुछ कंट्रोल में है। तभी आर्यन डॉक्टर के साथ अंदर आया था। डॉक्टर ने आकर रोहिणी को चेकअप किया था और डॉक्टर ने रोहिणी को छुट्टी दे दी थी। चलो ठीक है जतिन, मैं चलता हूँ, मुझे अभी काम है। उसने बिना रोहिणी को देखे जतिन से कहा था और जो इस उम्मीद पर बैठी हुई थी कि वो आकर उसकी तबीयत पूछेगा, उसे मायूसी हुई थी। हाँ आर्यन, ठीक है, तुम जाओ। और यार, एक बार फिर से तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने रोहिणी को बचा लिया। कैसी बातें कर रहे हो? वो तो मेरा फर्ज था। मैं चलता हूँ। रोहिणी को उसके भाई घर ले आए थे। उसकी दोनों सहेलियां आकर उससे मिलकर चली गई थी। आर्यन भैया ने जैसे वहां से निकाला है तुम्हें, उनकी हिम्मत है, वरना स्टूडेंट्स जितना पथराव कर रहे थे, कोई भी पुलिस वाला उस तरफ नहीं आ रहा था। और सच में तुमसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं। हिना और वीना की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। 3 दिन तक वो बेड रेस्ट पर थी। यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी और आर्यन ने उसे कॉल नहीं की थी। वो बार बार फोन चेक कर रही थी। उसे एक उम्मीद थी कि शायद वो उसे फोन करे, मगर उसने फोन नहीं किया था। उसके अंदर की बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। उसने कितनी बार सोचा था कि वो आर्यन को खुद कॉल कर ले, मगर फिर ईगो आड़े आ जाती थी। और रात को वो ऐसे ही बेचैनी से टहल रही थी जब अचानक से उसके खिड़की से कोई कूदा था। उसके मुंह से चीख निकली थी, जिसे वो मुंह पर हाथ रखते रोक गई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? शर्म नहीं आती आपको? वो आर्यन को देखकर गुस्से में उसके करीब आई थी। आर्यन ने जल्दी से उसे बाहों में भर लिया था। क्या बहुत नाराज हो मुझसे? वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाई थी। दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं करनी आपसे बात। बहुत बिजी थे उस केस के सिलसिले में। 4 दिन अपने लिए भी टाइम नहीं था। मुझे पता है, मुझे तुम मिस कर रही थी। वो उसे दूर होता हुआ बोला था।
मैं आपको क्यों मिस करूंगी, और आप जाओ यहाँ से। वो नजरें चुराते जाकर बेड पर बैठ गई थी। क्या सच में मिस नहीं कर रही थी मुझे? वो उसके करीब बैठता उसकी आंखों में झांकते बोला था। आपको क्या मतलब? आपको कौन सा मेरा फिक्र है? वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई थी। डियर, तुम्हारी ही तो फिक्र है। अगर फिक्र थी तो फिर एक कॉल तो कर सकते थे ना। तो तुम मेरी फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तो तुम्हें मेरी फिक्र होगी, कि शायद तुम मुझे फोन करके पूछ लो, मेरी खैरियत मालूम कर लो। इतने खूंखार लोगों से लड़ रहा था मैं, उनको पकड़ने में इतना खतरा था कि मेरी जान को। रोहिणी ने डरकर उसे देखा था। क्या मतलब? आपको क्यों खतरा था? ऐसे कामों में खतरा होता है। आप मुझे तंग कर रहे हैं ना? मेरी इतनी मजाल कि मैं मिस आर्यन को तंग करूं? अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, माफ कर दो। वो दोनों कानों को हाथ लगाता बोला था। ये पहली और आखिरी बार है, आइंदा माफी नहीं मिलेगी। वो हुक्म जमाते उसे वार्न करने ते बोली थी। जो हुक्म मेरी जान। वो उसके पास हुआ था तो रोहिणी खिलखिलाते उससे दूर हुई थी। ये कहानी सिर्फ एक शरारती लड़की और एक जिद्दी एसपी की मोहब्बत तक सीमित नहीं रही दोस्तों, बल्कि उसने में विश्वास, हिफाजत, एहसास, जिम्मेदारी और रिश्तों की गहराई को भी खूबसूरती से दिखाया है। रोहिणी का बेबाक, शरारती और जज्बाती किरदार कई जगह दिल जीतता है तो कई जगह उसकी जिद और लापरवाही परेशानी भी पैदा करती है। जबकि आर्यन रघुवंशी का किरदार बाहर से कठोर, ढीठ और काबू में रखने वाला महसूस होता है, मगर हकीकत में उसकी हर कठोरता के पीछे फिक्र, हिफाजत और सच्ची मोहब्बत छुपी हुई थी। कहानी में भाइयों की मोहब्बत, एक बाप का अपनी बेटी पर भरोसा और दोस्तों की सोखियां भी खूब रंग जमाती है। अलबत्ता कुछ जगहों पर आर्यन का हद से ज्यादा गुस्सा और इख्तियार जताना सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि मोहब्बत में हिफाजत जरूरी है, मगर सम्मान और नरमी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी तरह रोहिणी का जानबूझकर आर्यन को जलाने के लिए गलत लोगों के करीब जाना, ये साबित करता है कि जिद अक्सर इंसान को खतरे के करीब ले जाती है। ये कहानी यही संदेश देती है दोस्तों, कि मोहब्बत सिर्फ दोस्तों, शब्दों या जुनून का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, सब्र, एहसास और एक दूसरे को समझने का नाम है। और ज्यादातर जो लोग सबसे ज्यादा कठोर दिखाई देते हैं, वही खामोशी से हमारी सबसे ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।